हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हमने दो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, सीआरआर और एसएलआर। आज हम इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा एलएएफ है। लास्ट 2 क्लासेस में आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई इश्यू आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैंने कुछ करंट अफेयर्स के पीडीएफ भी अपलोड किए हैं, तो वो भी आप उनको भी डाउनलोड करके उनको पढ़ सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आपको कोई टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लग रहा है जिस पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आप मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, कोई भी इम्प्रूवमेंट के लिए बताना चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यहां पर मैं बात करती हूँ एलएएफ के बारे में। ठीक है, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि हमें किसको एडजस्ट करना है। यहाँ पर हमें एडजस्ट करना है किसको? लिक्विडिटी को एडजस्ट करना है। किसको एडजस्ट करना है? लिक्विडिटी को। यहां पर हमें क्या करना है? एडजस्ट करना है, एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, देखो ये एक मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है जिसका यूज जो है वो तब किया जाता है जब बैंक्स को डेली जो लिक्विडिटी होती है उसमें मिसमैच होता है, और उसको दूर करने के लिए बैंक्स को पैसे की जरूरत होती है। ठीक है, तो एलएएफ के वैसे 2 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है आपका रेपो रेट, और इसके बाद एक और कंपोनेंट जो हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, और लेकिन इससे पहले हम एक रेट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बैंक रेट। तीनों ही रेट्स को कौन डिसाइड करता है? आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। पहले कौन करता था? आरबीआई। तो सबसे पहले देखो बैंक रेट क्या होती है। वो रेट जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लेंडिंग करता है, यानी पैसा उधार देता है। तो मैं बोलूं रेपो रेट क्या होती है, तो आरबीआई जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को लेंडिंग करता है। अब आप बोलोगे मैडम दोनों सेम कैसे हो सकती है? ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लेंडिंग करता है, किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म कितना होगा? टाइम पीरियड है 90 डेज से लेकर 364 डेज के लिए। ठीक है, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लेंडिंग करेगा किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म कितना होगा आपका? 0 से लेकर 90 डेज के लिए। ठीक है, तो अगर 0 से 90 डेज के लिए लोन चाहिए तो किस रेट पर मिलेगा? रेपो रेट पर। और 90 डेज से ज्यादा के लिए लोन चाहिए तो किस पर मिलेगा? आपका बैंक रेट पर। लेकिन यहाँ एक और यहाँ पर जो चीज है वो डिफरेंशिएट करनी है। देखो रेपो रेट के एक और नाम होता है इसको कहते हैं रीपरचेज रेट। ठीक है, या रीपरचेज ऑप्शन भी कहा जाता है इसको। अब ऐसा क्यों कहते हैं? देखो जब आरबीआई बैंक रेट पर कमर्शियल बैंक को पैसा देता है तो ये विदाउट कोलेट्रल होता है, यानी कि यहां पर कुछ भी कोलेट्रल नहीं रखा जाता, कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाता। लेकिन जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लेंडिंग करता है रेपो रेट पर, तो उस रेट पर कमर्शियल बैंक को आरबीआई को कुछ गिरवी रखना पड़ता है। और गिरवी ये क्या रखेगा? अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मैंने आपको बताया था क्या आते हैं? बॉन्ड्स आते हैं आपके, और आपके ट्रेजरी बिल्स आते हैं। अब देखो ऐसा क्यों होता है। पहली चीज तो आप समझो कि बैंक के पास जो पैसा है वो कस्टमर का पैसा है, और कस्टमर के पैसे को बैंक कभी भी रिस्क एसेट्स में इन्वॉल्व नहीं कर सकता। तो इसलिए जो भी कस्टमर का पैसा है, यानी कि जो भी डिपॉजिट है, उसका बैंक्स हमेशा 2 तरीके से यूज करता है। पहला यूज करता है इन्वेस्टमेंट करने में। तो इन्वेस्टमेंट वो किस में करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, यानी सेफ एसेट्स में। ठीक है, और दूसरा यूज वो करता है लोन में। क्लियर है? तो यहां पर हमेशा बैंक अपना पैसा किस में लगाएगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाएगा। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज यहां पर और समझनी है आपको। 2 तरह के लोन होते हैं, एक अनसिक्योर्ड लोन होता है और एक आपका सिक्योर्ड लोन होता है।
तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे डिफरेंशिएट करके बताइए कि अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड क्या होता है। देखो, सिक्योर्ड लोन वो होता है जिसके बदले कुछ कोलेट्रल लेता है बैंक, यानी आपसे कुछ गिरवी रखवाता है। अनसिक्योर्ड लोन वो होता है जिसके बदले कुछ भी कोलेट्रल नहीं लेता, जो कैसा होता है, विदाउट कोलेट्रल होता है। ठीक है, अब सपोज आपने कुछ गिरवी किया और कल मैंने अगर आपका पैसा वापस नहीं किया तो आप मुझसे कोलेट्रल ले लोगे, अपना पैसा रिकवर कर लोगे। तो सिक्योर्ड लोन के केस में जो इंटरेस्ट रेट होगा वो हमेशा कम होगा, और जो यहाँ पर विदाउट कोलेट्रल होगा इसमें जो इंटरेस्ट रेट होगा वो हमेशा कैसी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब सिक्योर्ड में जैसे आप होम लोन लेते हो तो होम लोन में क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट गिरवी रख लेते हैं या आपसे कोई भी चीज गिरवी रखवा लेते हैं। आप एजुकेशन लोन लेते हो वो कोलेट्रल फ्री होता है, आप जो पर्सनल लोन लेते हो वो भी कोलेट्रल फ्री होता है। तो इससे हमें समझ में क्या आया कि जो भी सिक्योर्ड लोन होगा उस पर इंटरेस्ट रेट हमेशा कम होगी, जो अनसिक्योर्ड लोन होगा उस पर इंटरेस्ट रेट हमेशा क्या होगा, ज्यादा। तो इसीलिए बैंक रेट हमेशा ज्यादा होती है क्योंकि वो अनसिक्योर्ड होती है, और रेपो रेट हमेशा बैंक रेट से कम होगी क्योंकि वो क्या होती है, सिक्योर्ड होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज और समझनी है, यही मैं आपको बता देती हूँ, उसको मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। देखो, मैंने आपसे 10,000 रुपया उधार मांगा। ठीक है, आपने मुझे कहा कि इंटरेस्ट लगेगा 10%। मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा है, तो आपने कहा कि आप कुछ कोलेट्रल दे दो। मैंने कोलेट्रल दिया और आपने इंटरेस्ट रेट कर दिया 5%। क्लियर? अब इसको ऐसे समझो कि दो लोग हैं, एक तरफ आरबीआई है और एक तरफ बैंक है। तो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है कि बैंक ने आरबीआई से सपोज 100 करोड़ लिया, तो इसने 100 करोड़ का कोलेट्रल दिया। तो इसने कहा कि मैंने जो कोलेट्रल आपको दिया है, मैं वही कोलेट्रल आपसे इतनी पर्टिकुलर रेट और डेट पर खरीद लूंगा। जैसे मैंने आपसे 10,000 रुपए लिए आज, और मैंने आपको कहा, आपने बोला ब्याज 5% है, और कोलेट्रल में सपोज मैंने आपको अपनी स्कूटी दे दी। क्लियर है? तो मैंने आपके साथ एक एग्रीमेंट किया कि ये स्कूटी जो आज मैंने आपसे 10,000 रुपए में ली है, कल मैं आपको 10,500 रुपए में क्या कर लूंगी, वापस खरीद लूंगी आपसे। क्लियर? अब 10,500 क्यों, 10,000 तो जो मैंने लिया था वो, और 500 रुपीज 5% के हिसाब से क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है, तो इसीलिए रेपो रेट का दूसरा नाम क्या होता है, रीपरचेज रेट होता है। क्लियर है? अब रेपो रेट पर कमर्शियल बैंक पैसा क्यों लेगा, वो पैसा तब लेगा जब उसके पास लिक्विडिटी की कमी होगी। ठीक है, तो वो पैसा लेकर क्या करेगा, मार्केट में लिक्विडिटी को इंजेक्ट करता है, यानी कि उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। क्लियर है? अब देखो, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ऐसी रेट जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है। ठीक है, यानी कमर्शियल बैंक अपना एक्सेस मनी, यानी कि जो उनके पास पैसा ज्यादा हो जाता है, उस एक्सेस मनी को वो डिपॉजिट कराते हैं किसके पास, आरबीआई के पास। और यहां पर आरबीआई को कोलेट्रल रखना पड़ेगा, यहां पर आरबीआई को भी अपना कोलेट्रल किसके पास गिरवी रखना पड़ेगा, कमर्शियल बैंक के पास। क्लियर है? तो यहां क्या हो रहा है, कमर्शियल बैंक के पास जो एक्सेस मनी है वो कौन ले रहा है, आरबीआई। अच्छा देखो, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आरबीआई को पता है मार्केट में क्या है, इन्फ्लेशन है, और अगर बैंक के पास पैसा होगा तो बैंक इससे क्या करेगा, बैंक इससे लोन बांटेगा, और लोन कैसा बांटेगा, सस्ता लोन बांटेगा, तो उससे और ज्यादा इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने इसको ऑप्शन दिया कि तुम अपना एक्सेस मनी मुझे दे दो और मैं तुम्हें इसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ ब्याज दूंगा, जिसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट क्या है, जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है और बदले में उसको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, जिसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो 3 रेट हमने पढ़ी। बैंक रेट क्या है, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दे। रेपो रेट क्या है, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लेंडिंग करे शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन वो कैसी होगी, कोलेटरलाइज्ड होगी। और रिवर्स रेपो रेट क्या है, जब कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस मनी होता है, वो अपना पैसा किसको डिपॉजिट कराता है, आरबीआई को। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, देखो यहां से आपको समझना है, यहां से लिक्विडिटी मार्केट से क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। क्लियर? अब आप समझ रहे हैं, एक से लिक्विडिटी इंजेक्ट हो रही है और एक से लिक्विडिटी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब। तो इसका मतलब जब लिक्विडिटी ज्यादा होगी
तो आरबीआई किसका यूज करेगा? रिवर्स रेपो रेट का। और जब लिक्विडिटी कम होगी तो आरबीआई किसका यूज करेगा? रेपो रेट का। यानी कि उसको क्या करना है, सपोज बैंक इस लिक्विडिटी को बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है, तो एक कंडीशन में हम एक चीज से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी जब बैंक के पास पैसा ज्यादा होगा तो आरबीआई उसको रिवर्स रेपो रेट पर पैसा देगा। क्लियर है? पैसा लेगा उससे ताकि वो उसके पैसे को क्या कर सके, यूज। अब आप बोलोगे मैडम यहाँ पैसा क्यों देगा कमर्शियल बैंक? देखो कमर्शियल बैंक पैसा इसलिए देगा क्योंकि देखो आरबीआई अपना कोलेट्रल दे रहा है तो उसका पैसा 100% सेफ है, उसको पता है कि यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। लेकिन यही पैसा अगर वो किसी कस्टमर को देता है, यही पैसा अगर वो किसी कस्टमर को देता है किसके रूप में? लोन के रूप में, तो उसको इंटरेस्ट भले ही ज्यादा मिलेगा लेकिन इस लोन के एनपीए में कन्वर्ट होने के चांसेस क्या हैं? यहाँ पर ज्यादा हैं। लेकिन ये पैसा जो यहाँ पर आरबीआई ले रहा है ये कभी भी एनपीए में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि बदले में उसने क्या दिया है? कोलेट्रल दिया है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि हम इससे क्या कर रहे हैं, लिक्विडिटी को इंजेक्ट कर रहे हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब। तो इसीलिए ये दोनों कंपोनेंट किसके अंदर आते हैं? एलएएफ के अंदर, जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, अब देखो यहां पे समझो रेपो रेट से फर्क क्या पड़ता है। अगर आरबीआई ने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया तो वो कब बढ़ाएगा? देखो रेपो रेट से क्या हो रहा है, बैंक इंजेक्ट कर रहा है लिक्विडिटी को मार्केट में क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अब वो बढ़ा कैसे रहा है? अगर आरबीआई 4% पर दे रहा है तो कस्टमर को वो 2% ऐड करके बैंक कितने पर दे रहा है, 6% पर। ये मिल रहा है कस्टमर को। बैंक का प्रॉफिट कितना है, 2%। अगर आरबीआई इसको 6 कर दे तो बैंक इसमें 2 ऐड करके कस्टमर को कितने पर देगा, 8 पर। अगर आरबीआई 8 कर दे तो बैंक इसमें ऐड करेगा 2%, कस्टमर को कितने पर करेगा, 10% पर। अब कस्टमर की भी तो एक लिमिट होगी ना, वो 6 पर ले रहा है, 8 पर ले रहा है, 10 पर ले रहा है, आगे ये 12 होगा, फिर ये 15, 14 होगा, फिर ये 16 होगा। ऐसा थोड़ा ही कस्टमर लोन लेता जाएगा। तो आरबीआई क्या करता है, जब उसको लगता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन हो रही है, क्लियर है, यानी कि मार्केट में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक के पैसे को कम करने के लिए वो अपने रेपो रेट को बढ़ा देगा। अपने रेपो रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्योंकि जैसे ही आरबीआई अपना 4 से 6, 6 से 8 करेगा तो कस्टमर का इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जैसे ही कस्टमर का इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो कस्टमर की परचेजिंग पावर कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी तो डिमांड कम होगी, और जैसे ही डिमांड कम हो जाएगी तो यहां पर क्या कंट्रोल हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? और जब भी मार्केट में डिफ्लेशन होगी, यानी कि उसको लगेगा कि कोई लोन ही नहीं ले रहा है, कोई जा ही नहीं रहा है बैंक से लोन लेने के लिए, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई अपनी रेपो रेट को घटा देगा, कम कर देगा, जैसे अभी कोविड-19 के टाइम पर किया है। क्यों किया है? क्योंकि जब यहाँ 4% मिलेगा, अगर सपोज बैंक को 3% मिल रहा है तो कस्टमर को ऐड करके वो 5% पर देंगे ना। अगर ये 2% कर देगा तो ये 2% ऐड करके कस्टमर को कितने पर मिलेगा, 4%। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेपो रेट जितनी ज्यादा होगी लोन का इंटरेस्ट रेट उतना ज्यादा होगा, और रेपो रेट जितनी कम होगी लोन का इंटरेस्ट रेट उतना ही क्या होगा, कम होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है, क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन जब होता है, जब इन्फ्लेशन होता है तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई अपनी रेपो रेट को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। तो हमें डिमांड को कंट्रोल करना है, क्योंकि सप्लाई को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब सप्लाई कैसे कंट्रोल करोगे भाई? सपोज करो किसी एक पर्टिकुलर चीज पर, किसी कमोडिटी पर कुछ हो रहा है, तो सप्लाई तो आप पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लेवल पर डिपेंड करती है ना। अब गेहूं है, चावल है, आटा है, उसका एक सीजन होता है। अब सपोज उसके ऊपर इन्फ्लेशन हो रहा है तो गेहूं, चावल, आटा थोड़े उगा दोगे आप एकदम से। क्या करोगे, इम्पोर्ट करोगे कुछ समय के लिए। लेकिन इम्पोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इंपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए डॉलर, और अगर हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, और उससे क्या होगा, हमारे कंट्री की कंडीशन कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। ये मैंने आपको आरबीआई वाले चैप्टर में समझाया था, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहां से ध्यान रखना है कि जब इन्फ्लेशन होगी तो आरबीआई अपनी रेपो रेट को बढ़ा देगा, और जब मार्केट में डिफ्लेशन होगा तो ध्यान रखना है कि आरबीआई जो है वो अपने रेपो रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्लियर है? क्यों करेगा? क्योंकि अगर रेपो रेट बढ़ाएगा तो लिक्विडिटी कम होगी,
लिक्विडिटी कम होगी, और अगर रेपो रेट घटाएगा तो लिक्विडिटी मार्केट में क्या होगी, लिक्विडिटी मार्केट में क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है? आई होप तीनों रेट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार जल्दी से हम इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले LAF देखो क्या है। LAF इज यूज्ड बाय बैंक्स इन एडजस्टिंग द डे टू डे मिसमैच इन लिक्विडिटी। LAF हेल्प्स बैंक टू क्विकली बोरो मनी इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी फॉर एडजस्टिंग देयर SLR और CRR रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो कभी भी जब SLR और CRR में या डेली लिक्विडिटी मिसमैच होता है तो उसको दूर करने के लिए बैंक जिसका यूज करते हैं वो कौन है, LAF है। LAF के दो कंपोनेंट, रेपो और रीपर्चेज रेट। करंट में कितना है, 4%। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट इज अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम RBI। RBI से मनी को बोरो करते हैं। क्यों बोरो करते हैं, टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट, टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट बाय सेलिंग कोलेक्ट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू RBI। जो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलेक्ट्रलाइज्ड करते हैं किसके पास, RBI के पास, with an agreement to repurchase the same at प्री-डिटरमाइंड रेट एंड डेट। ठीक है, जो उससे उसी समय पर एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम इसको रीपर्चेज कर लेंगे एट अ प्री-डिटरमाइंड रेट एंड डेट। द रेट चार्ज बाय RBI फॉर दिस इज कॉल्ड रेपो रेट, और उसी रेट को हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, करंट में 3.35%। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक बाय लेंडिंग सिक्योरिटीज। ठीक है, उसके बाद बैंक रेट हमने पढ़ा। बैंक रेट क्या है, बैंक रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम RBI फॉर लॉन्ग टर्म विदाउट एनी सिक्योरिटी। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी जो है वो एज ए कोलेट्रल नहीं रखी जाती है। तो ये हमारा एक पूरा का पूरा 3 रेट्स हो गई, पहली बैंक रेट, दूसरी रेपो रेट, तीसरी क्या हो गई, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो यहां तक आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर इसमें कोई भी डाउट आपको लगता है, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो मुझे टेलीग्राम पर भेजिएगा या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, प्लीज शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।